हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है धातु और अधातु, यानी मेटल एंड नॉन मेटल। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको समझाए थे वैद्युत संयोजक यौगिकों की विशेषताओं को और सहसंयोजक यौगिकों की विशेषताओं को। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप वो वीडियो देखें हैं तो आपको इस वीडियो को समझने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो आइए, आज के क्लास में हम आपको समझाने वाले हैं वैद्युत संयोजक और सहसंयोजक यौगिकों में क्या अंतर है, यानी जो ये दो प्रकार के यौगिक होते हैं केमिकल बॉन्ड के अनुसार, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि जो वैद्युत संयोजक यौगिक है इसका निर्माण कैसे होता है। तो आपको हम बता दें कि इसका निर्माण होता है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप, यानी इलेक्ट्रॉनों का जब स्थानांतरण होता है, यानी कोई एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और दूसरा परमाणु उसको ग्रहण कर लेगा, इसका मतलब कि एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाएगा, तब जाकर वैद्युत संयोजक बंधन बनता है। और वैद्युत संयोजक बंधन से ही बनने वाले यौगिक को वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। वहीं अगर सहसंयोजक यौगिक की बात करेंगे तो इसका निर्माण जो होता है वह इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से होता है। ठीक है, इसका निर्माण इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप होता है। ये पहला अंतर हुआ। अब इसके बाद देखिए दूसरा अंतर, वैद्युत संयोजक यौगिक का निर्माण, मतलब अभी भी हम निर्माण की बात करेंगे। वैद्युत संयोजक यौगिक का निर्माण जो है ये होता है धन आवेश यानी प्लस चार्ज और फिर ऋण आवेश युक्त आयनों के मिलने से। यानी जब धन आवेश युक्त और ऋण आवेश युक्त आयन मिलते हैं तो इन आयनों के मिलने से ही वैद्युत संयोजक यौगिक का निर्माण होता है। वहीं अगर हम सहसंयोजक यौगिक की बात करेंगे तो इसमें वैसी बात नहीं है, बल्कि इसकी अगर चर्चा किया जाए तो यह उदासीन अणुओं से मिलकर बना होता है, यानी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होता है जिससे मिलकर ये बना होता है। उदासीन अणुओं से मिलकर बना हुआ होता है कौन? सहसंयोजक यौगिक। ठीक है, यानी इसमें धन आवेश और ऋण आवेश की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा अंतर अगर देखा जाए तो इसका जो वैद्युत संयोजक यौगिक का जो द्रवणांक और फिर क्वथनांक होता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है यह उच्च होता है, हाई होता है, क्योंकि चूंकि आयनों से मिलकर बना होता है और आयनों से मिलकर बने होने के कारण इसके कणों के बीच का जो अंतर अणुक बल होता है वो काफ़ी मजबूत होता है, जिसको तोड़ने के लिए अधिक से अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। यानी इसका द्रवणांक और क्वथनांक उच्च हो गया, बल्कि इसका द्रवणांक और क्वथनांक उच्च नहीं निम्न होता है, क्योंकि उदासीन अणुओं से मिलकर बने होने के कारण अंतरा अणुक बल जो होता है वो काफ़ी कमजोर होता है, जिसके कारण कम टेम्परेचर पर टूट जाता है और ये मतलब उबलने या गलने लगता है। ठीक है, यानी इसका द्रवणांक और क्वथनांक निम्न होता है। चौथा अंतर समझिए, चौथा अंतर यह है कि ये जो वैद्युत संयोजक यौगिक होता है ये प्रायः जल में घुलनशील होता है, यानी ये जल में घुल जाता है, जल में ये विलेय होता है। लेकिन जो कार्बनिक विलायक होता है, जल में तो घुलनशील होता है, लेकिन जो कार्बनिक विलायक होता है जैसे बेंजीन हुआ, एसीटोन हुआ, कार्बन डाइसल्फाइड हुआ, ऐसे विलायकों में यह घुलनशील नहीं होता है, यानी ऐसे विलायकों में यह विलेय नहीं होता है। इसका उल्टा सहसंयोजक यौगिक की बात करेंगे तो ये जो होता है ना, ये ससुरी जल में ही घुलनशील नहीं होता है, जल में विलेय नहीं होता, यानी बिल्कुल उल्टा, ये जल में तो विलेय नहीं होता है, लेकिन जो कार्बनिक विलायक होता है ना, जैसे बेंजीन एसीटोन वगैरह जो है, कार्बनिक विलायक जो होता है इसमें ये घुल जाता है, यानी इसमें ये विलेय होता है। ठीक है, तो ये चौथा अंतर हो गया। आगे बढ़िए, पांचवा अंतर अगर देखा जाए इन दोनों के बीच में, तो पांचवा अंतर क्या कह रहा है कि भाई वैद्युत अपघटन जब इसका आप करेंगे ना, वैद्युत अपघटन करने पर ठीक है, ये मतलब ये जिन जिन पदार्थों से मिलकर ये बना होता है वैद्युत अपघटन करने पर ये विघटित हो जाते हैं, यानी वे पदार्थ जो है ना वो अलग अलग बंट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं वैद्युत अपघटन करने पर।
ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड के बारे में हम आपको समझाए भी थे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया में कि सोडियम क्लोराइड को द्रवित अवस्था में बदलकर जब उससे धारा का प्रवाह किया जाता है तो वो उसमें सोडियम कैथोड पर और क्लोरीन एनोड पर मुक्त हो जाता है, यानी दोनों विघटित हो जाता है। ठीक है, और ऐसा वैद्युत अपघटन करने पर ही होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि वैद्युत संयोजक यौगिक जो भी होता है वो वैद्युत अपघटन करने पर उसके कण जो होते हैं, उसके अवयव जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं। जबकि अगर इसकी बात करेंगे सहसंयोजक यौगिक को, तो इसका तो वैद्युत अपघटन हो ही नहीं पाता है, तो फिर विघटित होना तो दूर की बात है, इसका वैद्युत अपघटन नहीं हो पाता है। ठीक है, ये चीज़ इसके बारे में है, नहीं हो पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम छठा अंतर की बात करते हैं। तो देखिएगा, वैद्युत संयोजक यौगिक जो होता है ये द्रवित अवस्था में, यानी जब आप इसको जल में घोल देंगे, यानी इसका जलीय विलयन वगैरह जब बना देंगे, तो द्रवित अवस्था में यह मतलब जो वैद्युत संयोजक यौगिक है ये द्रवित अवस्था में क्या होता है कि विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है द्रवित अवस्था में। लेकिन जब इसकी हम बात करेंगे सहसंयोजक यौगिक का, तो ये जो होता है ये द्रवित अवस्था हो तब, चाहे कोई भी अवस्था हो, द्रवित अवस्था में इसको चेंज कीजिए या किसी भी अवस्था में चेंज कीजिए, किसी भी अवस्था में विद्युत का सुचालक नहीं होता है। हर एक अवस्था में ये विद्युत का कुचालक ही होता है, यानी से करंट का प्रवाह नहीं होता है। सातवां अंतर देखिए, इसमें समझिएगा कि ये जो होता है मतलब वैद्युत संयोजक यौगिक जो होता है, इसमें जो इसके जितने सारे भी अणु होते हैं, इनके अणुओं की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, कोई निश्चित शेप नहीं होता है, निश्चित आकृति नहीं होती है। यानी जो वैद्युत संयोजक यौगिक है इसके अणुओं की आकृति किसी भी प्रकार की हो सकती है, फिक्स नहीं है कि हाँ इसका आकार इसी प्रकार का होगा, निश्चित आकृति नहीं होती है। लेकिन अगर हम सहसंयोजक यौगिक की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि इनके अणुओं की निश्चित मतलब एक निश्चित आकृति होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई सहसंयोजक यौगिक है ना, तो सहसंयोजक यौगिक के अणु का आकार हो सकता है कि गोलाकार हो सकता है कि आयताकार हो, या अलग अलग शेप का, लेकिन निश्चित आकृति होता है सहसंयोजक यौगिक के अणुओं का, इसका निश्चित आकृति नहीं होता है। लास्ट अंतर आप देखिए, आठवां अंतर ये दोनों के बीच में क्या है। विद्युत संयोजक यौगिक जो होता है ये किसी विलयन में तेजी से अभिक्रिया कर लेता, तीव्रता से किसी भी विलयन में तेजी से अभिक्रिया कर लेता है। वैद्युत संयोजक यौगिक जो होता है अभिक्रिया कर लेता है। लेकिन अगर हम सहसंयोजक यौगिक की बात करेंगे तो यह जो है किसी भी विलयन में तेजी से अभिक्रिया नहीं कर पाता, बल्कि ये किसी भी विलयन में धीमी गति से अभिक्रिया करता है। यानी विलयन से रिएक्शन तो सहसंयोजक यौगिक करता है, लेकिन उसका स्पीड जो होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, स्पीड उसका घट जाता है। तो इस प्रकार ये भी इसके बीच में एक डिफरेंस रहा। तो वैद्युत संयोजक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक के बीच में ये टोटल 8 डिफरेंस हम आपको समझाएं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये एग्जाम के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में एक नया टॉपिक इस चैप्टर में स्टार्ट किया जाना है और वो है खनिज और अयस्क। अगले वीडियो में हम आपको यही समझाएंगे कि खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है, खनिज और अयस्क में क्या अंतर होता है, और फिर उससे आगे बढ़ते हुए हम आपको बताएंगे कि अयस्कों से अगर धातु का निष्कर्षण करना हो तो उसके लिए क्या उपाय करेंगे हम लोग।